हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक है हेमेटोपोइसिस पे, और फिर उसके बाद हम डिटेल से एक एक सेल को डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेमेटोपोइसिस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के जितने भी सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। एक कंटिन्यूअस रेगुलेटेड प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास एज अ रिजल्ट बनते हैं क्या, आरबीसीज जो आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, डब्ल्यूबीसीज जो आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, और प्लेटलेट्स। ये आपके पास हेमेटोपोइसिस के रिजल्ट में आपके पास ये सेल्स बनते हैं जो आपके ब्लड में ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमेटोपोइसिस कहाँ पर होता है। अगर आपको याद हो, इस सिस्टम के स्टार्ट में ही हमने फीटल एरिथ्रोपोइसिस कहा था, फिर उसके बाद एक है हमारे पास अर्ली फीटस स्टेज। अर्ली फीटस स्टेज में हमारे पास जो हेमेटोपोइसिस है वो आपके पास होता है यॉर्क सैक में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिड फीटस स्टेज। मिड फीटस स्टेज में हमारे पास जो हेमेटोपोइसिस है वो लिवर एंड स्प्लीन में होता है। और हमारे पास लेट फीटस से स्टार्ट होके प्लस एडल्ट स्टेज में आपके पास जो हेमेटोपोइसिस है वो आपके पास होता है बोन मैरो में अप टू द लाइफ तक। ये आपके पास एक आंसर है कि हेमेटोपोइसिस कहाँ कहाँ पर होता है। अब जो हेमेटोपोइसिस हैं, जितने भी ये सारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कहाँ से आते हैं। आपने याद रखना है कि हमारे पास बोन मैरो में या हेमेटोपोइटिक ऑर्गन में एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है। वो आपके पास बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, ये इसको प्लूरिपोटेंट सेल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, प्लूरिपोटेंट का मतलब ये है कि ये आपके पास सेल्फ रिन्यूइंग भी हैं और साथ में आपके पास ऑल ब्लड सेल्स भी बनाता है। मींस के खुद की भी जो जनरेशन है उसको भी कंटिन्यू रखता है, और सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल जो है उसको भी कंटिन्यू रखता है। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ये आपके पास CD34 प्लस मार्कर सेल्स आपके पास है। ये चीज़ आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो हैं ये जब आपके पास डिवाइड होता है तो इससे दो मेन ग्रुप्स जो है वो बनते हैं। एक साइड पे आपके पास है माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरे साइड पे आपके पास है लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल जो है वो आपके पास बनाते हैं क्या, वो आपके पास बनाते हैं आरबीसीज, प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेजोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये सारे के सारे आपके पास माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। और माइलॉइड स्टेम सेल खुद कहाँ से आता है, वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से आता है। और लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है वो आपके पास बनाते हैं टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये आपके पास दो लीनियर्स होते हैं जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से आते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को तो उसने तो बनना है हर एक सेल में। अब ऑर्डर्स कौन देता है, इसको कौन कहता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को कि अब आप आरबीसी बन जाओ। कब कौन कहता है कि अब आप प्लेटलेट्स बन जाओ, एजिनोफिल बन जाओ, बेजोफिल बन जाओ, या टी सेल बन जाओ, नेचुरल किलर सेल बन जाओ। तो इसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखने, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंट आपके पास हैं। यहाँ पर आपके पास एक जनरल, अगर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो लिम्फॉइड साइड पे आएगा या माइलॉइड साइड पे आएगा। तो सबसे पहला जो आपके पास फैक्टर आता है वो आपके पास है ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, कोलुमनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, GM-CSF। अगर ये आपके पास, और साथ में इंटरल्यूकिन 3, अगर ये साइटोकाइन एंड ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को कहेंगे कि तुम माइलॉइड स्टेम सेल बन जाओ। और अगर आपके पास इंटरल्यूकिन 7 आता है
मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के पास, तो वो इसको कहेगा कि तुम बन जाओ लिम्फोइड स्टेम सेल। तो ये मेजर इसके दो सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इसको बताते कि आपने माइलॉइड बनना है या लिम्फोइड बनना है। अब आपके पास सॉरी माइलॉइड बन गया है या लिम्फोइड बन गया है, आगे माइलॉइड ने बनना है आरबीसीज, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, इज़िनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, और लिम्फोइड ने बनना टीबी सेल। अब इसको आगे एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब आपके पास माइलॉइड से जो हैं लेट्स सपोज आरबीसीज बनते हैं, इसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब किस कंडीशन में आपके पास एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा स्टार्ट होता है, तो वो आपके पास कंडीशन है हाइपोक्सिया। जब भी आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो, जब आपके पास हाइपोक्सिया हो, सो आपके पास एक फैक्टर आता है, उस फैक्टर का नाम है एरिथ्रोपोएटिन, ईपीओ। ईपीओ की जो सोर्स है वो आपके पास कहाँ पर है, ये आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी से रिलीज होता है। सो जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो, किडनी से ईपीओ रिलीज होता है और वो ईपीओ आके माइलॉइड स्टेम सेल में जाके एक्ट करता है और वहाँ से आपके पास एरिथ्रोब्लास्ट सेल बनते हैं, फिर वो रेटिकुलोसाइट बनते हैं और मैच्योर होके ब्लड में आपके पास एरिथ्रोसाइट बन जाते हैं। सो ये आपके पास जो ग्रोथ फैक्टर है ईपीओ, वो आपके पास माइलॉइड स्टेम सेल को कन्वर्ट करता है इनटू आरबीसीज। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स कब बनते हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है? प्लेटलेट्स आपके सबसे पहले बनते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल जो है वो कन्वर्ट होता है मेगा कैरियोब्लास्ट में, उससे मेगा कैरियोसाइट बनते हैं और वहाँ से फिर आपके पास वो डिवाइड होते हैं प्लेटलेट्स में। अब माइलॉइड स्टेम सेल को कौन बताता है कि आपने प्लेटलेट्स बनने हैं, तो इसके लिए जो फैक्टर है वो आपके पास है थ्रोम्बोपोएटिन। टीपीओ, थ्रोम्बोपोएटिन, ये आपके पास फैक्टर है जो कि माइलॉइड स्टेम सेल को ऑर्डर देता है कि वो प्लेटलेट्स बनाए। अब टीपीओ जो है इसका मेन सोर्स क्या है, तो इसका जो मेन सोर्स है वो आपके पास है लिवर, और माइनर सोर्स में आपके पास ये किडनी से भी रिलीज़ होता है, लेकिन मेनली आपने एमसीक्यूज़ के लिए लिवर याद रखना है। सो ये आपके पास जो आपके हेमेटोपोइसिस के दो मेन सेल्स है आरबीसीज, प्लेटलेट्स, वो हो गए। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेनुलोपोइसिस, जिसमें आपके डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन होती हैं, वो आपके पास थोड़े से ज़्यादा सेल्स है। सबसे पहले आपके पास अगर इंटरल्यूकिन 5 आता है, वो आपके पास माइलॉइड स्टेम सेल को माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट करेगा और माइलोब्लास्ट से फिर वो इंटरल्यूकिन 5 जो आपके पास कन्वर्ट करेगा इनटू इज़िनोफिल्स में। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 5 ये आता है आपके पास टी सेल से, क्योंकि आपके पास ये सेल मीडिएटेड रिएक्शन होता है। और यहाँ पर आपके पास इज़िनोफिल जो है वो किस कंडीशन में काम करते हैं, एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है अगर माइलोब्लास्ट पे आपके पास इंटरल्यूकिन 3 एक्ट करेंगे तो वो आपके पास बनाएंगे बेसोफिल, जो कि आपके पास मास्ट हिस्टामीन्स रिलीज़ करते हैं। बेसोफिल वेजोडाइलेशन कॉज करवाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है अगर आपके पास ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आता है तो वो माइलोब्लास्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू बैंड सेल में, जिससे आगे जाके आपके पास न्यूट्रोफिल्स बनेंगे। और न्यूट्रोफिल्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उसमें भी आपके पास ये हाई होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर माइलॉइड स्टेम सेल पे आपके पास मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आता है, वो आपके पास माइलॉइड स्टेम सेल को कन्वर्ट करेगा मोनोसाइट में, और फिर मोनोसाइट जो है वो ब्लड में तो मोनोसाइट होगा, लेकिन जब डिफरेंट टिश्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पर जाके टिश्यू मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर में आपके पास कफर सेल बनेंगे, ब्रेन में आपके पास माइक्रोग्लिया सेल बनेंगे, इसी तरह आपके पास डेंड्रिटिक सेल्स बनेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस जो है वो फिर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो आपके पास डब्ल्यूबीसी के है वो है लिम्फोपोइसिस, लिम्फोइड सेल्स। ये आपके पास टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल, ये भी आपके पास डब्ल्यूबीसी का एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। इनमें आपके पास अगर आपके पास लिम्फोइड स्टेम सेल पे इंटरल्यूकिन 7 जो है वो एक्ट करे तो वो आपके पास
इन सब का वैसे एक ही इंटरल्यूकिन है, वो है इंटरल्यूकिन 7 डिफाइन करता है। और वो आपके पास प्रो बी सेल, फिर प्री बी सेल, फिर इमेच्योर बी सेल्स बनाएंगे और फिर मेच्योर बी सेल्स आपके पास प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं जो कि मेमोरी बी सेल्स होते हैं और डिफरेंट स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अलावा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाते हैं। आगे हम एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरल्यूकिन 7 प्लस थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। आपके पास कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो आपके पास लिम्फोब्लास्ट जो है उससे कन्वर्ट करते हैं टी सेल्स को, और टी सेल्स फिर आपके पास फर्दर जो हैं डिवाइड होते हैं थाइमस के अंदर, क्योंकि इनकी मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होती है। वो आपके पास या तो टी हेल्पर सेल्स होंगे या आपके पास होंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल कैसे याद रखेंगे कि इसमें आपके पास ये CD4 पॉजिटिव होंगे और ये आपके पास जो साइटोटॉक्सिक है आपके पास CD8 पॉजिटिव होंगे। और लास्ट आपके पास है इंटरल्यूकिन 7 प्लस इंटरल्यूकिन 15। जब आपके पास एक्ट करता है लिम्फोब्लास्ट पे तो आपके पास बनाएंगे नेचुरल किलर सेल, जिनके पास बंदूक हर वक्त रेडी होता है और किसी भी वक्त कोई आता है उसको डायरेक्टली किल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो या ट्यूमर सेल्स हो तो उनको नेचुरल किलर से जो है सबसे पहले उनको उड़ाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस जो है ये आपके पास क्या है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बियॉन्ड बोन मैरो सेल, मींस के नॉर्मली बोन मैरो बनाता है एडल्ट में या जो आपके पास लेट फीटल फेज़ है। लेकिन अगर आपके पास कुछ कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर बोन मैरो फेलियर हो, बोन मैरो RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स बना ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा, या आपके पास हो सीवियर एनीमिया। कंडीशन याद है आप लोगों को, हमने डिस्कस किया था, क्या था, थैलेसीमिया मेजर, या आपके पास हो माइलोफाइब्रोसिस। इस कंडीशन में आपके पास बोन मैरो या तो काम नहीं कर रहा, बोन मैरो फेलियर में या माइलोफाइब्रोसिस में या आपके पास सीवियर एनीमिया है, मींस जिसमें बोन मैरो काम तो कर रहा है लेकिन वो कम है, RBC हाइपोक्सिया है, तो साथ में फिर आपके पास एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस होता है। और वो कहाँ पर होता है, वो आपके पास लिवर एंड स्प्लीन। याद है हमने डिस्कस किया था कि लिवर एंड स्प्लीन कैन स्टार्ट हेमेटोपोइसिस इफ दे गिवन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और इनको अगर इंफॉर्मेशन मिले तो ये आपके पास हेमेटोपोइसिस स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस हो तो फिर आपके पास एक क्लिनिकल फीचर्स भी बनता है इन पेशेंट में, और वो आपके पास होता है हिपैटोस्प्लीनोमेगेली। ये था आपके पास हेमेटोपोइसिस। आई होप ये अभी आपके लिए क्लियर होगा। नेक्स्ट हम एक एक जो ब्लड सेल है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके सारे फीचर्स को।